एसिटिक एसिड पढ़ रहे थे आप, और उसमें से हम लोगों ने एसिटिक एसिड के निर्माण की 2 विधियों को पूरा किया था। पहला विधि प्रयोगशाला विधि और दूसरी विधि किण्वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के थ्रू आप एसिटिक एसिड को कैसे बनाते हो। तीसरी विधि पर चलते हैं जिसको औद्योगिक विधि भी कहते हैं। और औद्योगिक विधि में से पहली विधि, वैसे तो तीसरी विधि, लेकिन औद्योगिक विधि में से पहली विधि कहता है पाइरोलिग्नियस अम्ल। अब सबसे पहले ये बात पता करते हैं कि पाइरोलिग्नियस अम्ल बनाया कैसे जाए और पाइरोलिग्नियस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, या इसमें कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो देखो मैं क्या लिखता हूं इसके विषय में, लिखते हैं लकड़ी का भंजक आसवन। क्या भंजक आसवन का मतलब जानते हो? भंजक आसवन का मतलब होता है आप लकड़ी के टुकड़ों को गर्म करें विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो कहता है लकड़ी का भंजक आसवन कराने पर जो द्रव प्राप्त होता है, जो द्रव प्राप्त होता है उसे, तो आप जब लकड़ी के टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हो तो जो द्रव प्राप्त होता है उसे पाइरोलिग्नियस अम्ल, पाइरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। पाइरोलिग्नियस अम्ल कहा जाता है। देखो इसमें से एक और बात सोचने लायक है कि पाइरोलिग्नियस अम्ल बन तो गया, लेकिन इस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है या इसमें कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, तो इस बात को भी लिखते हैं। इस बेटा चाहे पायरो लिखोगे और चाहे पाइरो लिखोगे सेम चीज है। इस पाइरोलिग्नियस अम्ल में, इस पाइरोलिग्नियस अम्ल में मुख्य रूप से, इस पाइरोलिग्नियस अम्ल में मुख्य रूप से 3 रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये भी तैयार रखने लायक है बात कि अगर आपसे पूछ लेता है पाइरोलिग्नियस अम्ल में कितने प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं, तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कोई पूछेगा ये तीनों पदार्थ कौन कौन से हैं, तो उन पदार्थों को बताओगे भी। पहला पदार्थ है मेथिल एल्कोहल CH3OH। मेथिल एल्कोहल आप बोल सकते हैं या मेथाइल एल्कोहल, और ये वैसे भी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। एक और पदार्थ इसमें पाया जाता है, सेकंड नंबर पे मैं उसको लिखे देता हूँ CH3COOH। जानते हो ना इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एक बेटा तीसरा और पदार्थ मैं यहां लिखे देता हूं, देखो एक तीसरा और पदार्थ पाया जाता है CH3COCH3। जानते इसका नाम क्या है? इसके तो दोनों नाम तो वैसे कई हैं। इसका नाम एक तो एसीटोन है और दूसरा है प्रोपेनोन। क्योंकि फेमस नाम इसका एसीटोन है, मैं केवल इसका नाम एसीटोन अभी लिख रहा। प्रोपेनोन भी इसी का नाम है क्योंकि कार्बन 3 है, कीटोनिक ग्रुप है, तो कार्बन 3 के कारण प्रोपेन और कीटोनिक ग्रुप के कारण प्रोपेन के बाद में ओन, प्रोपेनोन। तो पाइरोलिग्नियस एसिड में ये 3 प्रकार के प्रमुख केमिकल पाए जाते हैं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि पाइरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक एसिड भी पाया जाता है
और यही तो मुझे निकालना है या यही तो मुझे प्राप्त करना है। लेकिन जानते हो जब पायरोलिनियस एसिड हमको प्राप्त होता है लकड़ी के भंजक आसवन से, उस पायरोलिनियस एसिड में तीनों केमिकल आपस में मिले हुए होते हैं। लेकिन जानते हो हमें क्या चाहिए, एसिटिक एसिड। तो हमें इन तीनों केमिकल में से, पायरोलिग्नियस अम्ल के तीनों केमिकल में से एसिटिक एसिड को अलग करना होगा। हमें एसिटिक एसिड से मेथनॉल को भी अलग करना होगा और एसिटिक एसिड से एसीटोन को भी अलग करना होगा। तो देखो पढ़ते हैं कि आखिर जो पायरोलिग्नियस एसिड मिला है जिसमें ये तीन केमिकल हैं, उससे एसिटिक अम्ल को अलग कैसे करें। तो उसके लिए यहां देखो लिखेंगे, इस बात को ध्यान रखना। इस मिश्रण से, मिश्रण का मतलब जान पा रहे हो किसकी बात हो रही, ये जो तीन पदार्थ मिले हुए हैं इस मिश्रण से, इस मिश्रण से एसिटिक एसिड को अलग करने के, अलग करने के लिए, एसिड को अलग करने के लिए इसे बुझे हुए चूने में मिलाया जाता है, में मिलाया, बुझा चूना जानते हो ना, चूने का पानी मिलाया जाता है। अब मैं पहले देखूंगा कि अगर बुझा हुआ चूना मिलाते हैं इसमें होगा क्या। तो बेटा देखो, बुझा हुआ चूना जैसे ही हम उस मिश्रण में डालेंगे, बुझा हुआ चूना ना तो मेथनॉल से विक्रिया करेगा, बुझा हुआ चूना ना तो एसीटोन से विक्रिया करेगा, बुझा हुआ चूना केवल और केवल अभिक्रिया करेगा किससे, एसिटिक अम्ल से। ध्यान रखने वाली बात है कि बुझा हुआ चूना केवल एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो मैं क्या करता हूं, अभिक्रिया भी केवल एसिटिक अम्ल की दिखाते हैं। जब इन पदार्थों से बुझे हुए चूने ने अभिक्रिया ही नहीं की तो उनको लिखने का कोई फायदा भी नहीं। तो एसिटिक अम्ल देखो कैसे अभिक्रिया की। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, और बुझे हुए चूने का लिख लेते हैं। बुझे हुए चूने का सूत्र होगा CaOH का होल ट्वाइस। अगर आप ऐसा भी लिख सकते हो बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, तो कोई भी दिक्कत तो है ही नहीं। जानते इससे परेशानी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इससे क्या अलग हो जाएगा, जल। अगर HOH से विक्रिया कर लेगा तो बनाकर तैयार करेगा जल, 2 मोल जल बनने के तैयार भी होगा। आप चाहे तो इसको लिख भी ले, ना चाहे तो बिल्कुल मत लिखो इसको। अभी मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है, CH3CO 2 बार बचा है और Ca 1 बार है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3COO का होल ट्वाइज Ca। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, ये तीनों पदार्थ थे द्रव, लेकिन जब आपने चूना मिलाया एसिटिक अम्ल में या इस पायरोलिग्नियस अम्ल में, इन दोनों ने तो अभिक्रिया ही नहीं की, तो ये तो दोनों द्रव अवस्था में रह गए। एसिटिक अम्ल ने अभिक्रिया की चूने से, कैल्शियम एसीटेट का रूप बनाया। और जानते हो ये पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है, ठोस। अच्छा, अगर ये पदार्थ ठोस की अवस्था में है तो आप छान कर इन दोनों द्रवों को क्या कर लोगे, अलग। और ये ठोस अवस्था में जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, ये तो वहीं बर्तन की तली पर बैठा रहेगा। आपने द्रव दोनों अलग कर लिए, लेकिन अब इसी पदार्थ का आपको क्या करा देना है, जल अपघटन। जैसे ही इस पदार्थ का जल अपघटन कराओगे, फिर से क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, एसिटिक अम्ल। मतलब आपने इसको ठोस में बदलकर, एसिटिक अम्ल को कैल्शियम एसीटेट नामक ठोस पदार्थ में बदलकर जब आपने पदार्थ को छाना, तो उस मिश्रण में जो मेथिल एल्कोहल और एसीटोन थे, ये तो दोनों द्रव अवस्था में थे, तो द्रव अवस्था में ये छन कर निकल गए। ये पदार्थ क्यों नहीं छना, क्योंकि ये कौन सी अवस्था में था, ठोस अवस्था में। अब इस ठोस अवस्था में पाए गए कैल्शियम एसीटेट पर केवल हमको क्या करा देना है, जल अपघटन। और जैसे ही इसका जल अपघटन कराए देंगे, हमें फिर से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस बात को यहां लिख लेंगे। चलो मैं यही लिख देता हूं, प्राप्त इस
कैल्शियम एसीटेट का जल अपघटन कराने पर पुनः शुद्ध एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपको प्योर एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो भैया ये विधि याद रखोगे। अगर आपसे पूछेगा पाइरोलिग्नियस अम्ल से आप कैसे एसिटिक अम्ल को प्राप्त करोगे, पूरा ये प्रोसेस लिख कर आना होगा आपको। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। एक और विधि है जिसमें आप एसिटिक एसिड को बना सकते हो, तो उस विधि को भी पढ़ लेते हैं। यहां से लिख लेते हैं। देखो, एक गैस है एसिटिलीन। एसिटिलीन का बेटा एक और नाम है एथाइन भी इसको कहते हैं। आप या तो इसको एसिटिलीन बोल सकते हो या तो इसका नाम बोल सकते हो एथाइन, या इधर लिख लेते हैं एथाइन। और बेटा सबसे पहला काम है आपका इस एथाइन का HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन कराओगे। देखो जल अपघटन कराओगे तो इसके दो बॉन्ड ब्रेक कर देगा। जल का सूत्र होता है H2O। इस वाले पार्ट को मिलेगा H2 और इस वाले पार्ट को मिलेगा O। सोचो अगर इस पार्ट को H2 मिलेगा, इस पार्ट को O मिलेगा, तो यहां बन जाए CH3 और इस वाले पार्ट पे CHO बनकर तैयार होगा CH3CHO। बस और कुछ भी नहीं करना है। इसको मैग्नस एसीटेट के साथ ऑक्सीकरण करवा देना है। और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो अगर इसका ऑक्सीकरण करवाया जाएगा तो ये ऑक्सीजन इसको देगा, और जैसे इसको ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2। और फॉर्मूला जो बनकर तैयार होगा वो बनकर तैयार होगा CH3COOH। तो आप इतने प्रकार से एसिटिक एसिड को बना सकते हो। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी पढ़ते हैं एसिटिक एसिड के। क्यों, सिरका देखा है तुम लोगों ने? अच्छा, सिरके में ही तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगर सिरका देख रखा है आपने, इसका मतलब आपने काफी हद तक तो एसिटिक अम्ल को देख ही रखा है। अब बात आती है कि सिरका अगर एसिटिक अम्ल आपने देख रखा है, इसके भौतिक गुण कुछ लिख लिए जाए। भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलेंगे। आपको क्या लगता है एसिटिक अम्ल ठोस पदार्थ है या द्रव पदार्थ है? द्रव पदार्थ है। मैं लिखता हूं यहां, यह एक रंगहीन द्रव पदार्थ है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा एसिटिक अम्ल क्या है, तो आप बताओगे एसिटिक अम्ल रंगहीन होता है और दूसरा द्रव पदार्थ है। जरा ये बताओ बेटा कि गंधहीन भी होता है कि गंधहीन नहीं होता है? गंध देता है। पदार्थ 2 बार हो गया है।
ठीक है। यह एक रंगहीन द्रव पदार्थ है, इसमें तीव्र गंध आती है, गंध आती है। कोई पूछता है कैसी गंध आती है, हाँ सिरके जैसी। अब ये बात कह देना कि सर जी अब हम जानते ही नहीं सिरके जैसी गंध क्या होती है, या हम सिरका जानते ही नहीं कैसा महकता है, तो फिर यार ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तकरीबन सबके घरों में पाया जाता है सिरका, और नहीं भी पाया जाता विनेगर, जानते हो उसका डिब्बा खोलना, बोतल है उसको खोलना, सूंघ कर देखना, उसमें एसिटिक अम्ल ही है। एक नंबर और लिखेंगे, क्या लगता है एसिटिक अम्ल जल में घुलनशील है? यह जल में, बेटा हो शांत रहो बेटा, हम जानते हैं, जानते हो बहुत चीजें। तथा कार्बनिक विलायकों, जल में तथा कार्बनिक विलायकों दोनों में घुलनशील है। देखो ऐसे पदार्थ बहुत कम मिलते हैं, कैसे पदार्थ बहुत कम मिलते हैं जो जल में तो घुलते ही हूं और कार्बनिक विलायक में भी घुल जाते हूं, तथा कार्बनिक दोनों में घुलनशील होता है। आप इसको जल में घुलना चाहे जल में भी घुल जाएगा, और कार्बनिक विलायकों में घुलना चाहोगे कार्बनिक विलायक में भी घुल जाएगा। एक नंबर और, स्वाद में खट्टा होता है, और वैसे भी ज्यादातर एसिड की तो पहचान ही यही है। एसिड जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। एक और बात याद रखोगे, इसकी प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक, संक्षारक का अर्थ होता है ये जिस भी पात्र में रखे जाएंगे उस पात्र को खराब करेंगे। ये जो एसिड होते हैं ये वो धातु के पात्रों को तेजी से खराब कर देते हैं। प्लास्टिक के पात्रों पर इनका प्रभाव कम देखा जाता है, कांच और चीनी मिट्टी के पात्रों पर इसका प्रभाव बिल्कुल नहीं है। तो नॉर्मली जब भी आप कभी सिरका रखेंगे, आप इसको धातु के बर्तन में तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। हो सकेगा तो प्लास्टिक के बर्तनों से भी बचाव करिए। रखे कहां? कांच के बर्तनों में और चीनी मिट्टी के बर्तनों में। तो इसकी प्रकार संक्षारक होती है। आपको इतने नंबर कम से कम भौतिक गुण के रूप में एसिटिक एसिड के लिए तैयार रखने हैं। अब आ जाता है अगले नंबर पर केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने। एसिटिक अम्ल कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाओं को कर सकता है? तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया मैंने जो दे रखी है ज्यादातर सरल होती हैं, फिर भी देखते हैं इसको। जैसे पहली रासायनिक अभिक्रिया पर चलेंगे, धातु से क्रिया। हालांकि आपने यह अभिक्रिया पहले भी करा रखी है, लेकिन अब केवल इस बात को ही चेक करना रहेगा हम लोगों के लिए, क्या की गई ये अभिक्रियाएं जो हम लोगों ने पढ़ी हैं वो अभी भी तैयार है या भूल गए हैं हम लोग? तो यहां से लिखेंगे एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला यहां CH3COOH, और धातु से क्रिया करोगे। देखो मैं याद दिलवाऊं, आपने ऐसा लिखा था कि एसिटिक एसिड जो होता है या कोई भी एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक, ये केवल क्रियाशील धातुओं से विक्रिया करता है। जो धातुओं की क्रियाशीलता बहुत कम है ये उन धातुओं से विक्रिया नहीं करता। क्या कहते हो? एसिटिक एसिड अगर क्रियाशील धातुओं से विक्रिया करेगा, H को यहां से हटा देगा और सोडियम उसकी जगह पर आ जाएगा, तो बनकर तैयार होगा CH3
COO प्लस, बेटा हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हाइड्रोजन को मैंने यहां लिख लिया है। बैलेंस करने के लिए मैंने हाफ H2 कर दिया है। तो इसका मतलब है एसिटिक अम्ल में सोडियम धातु के टुकड़े को डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। और साथ में जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो थोड़ा नाम भी याद रखिएगा आप इनका। एक तो धातु से अभिक्रिया, दूसरा और भी एक अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड से क्रिया। आप अब जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ोगे सारी अभिक्रियाएं आपने इसके पहले करवा रखी हैं। ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आप शायद ही आपको मिलेगी जो आपने इसके पहले ना पढ़ी हो। मैं ये जरूर मान लेता हूं उस जगह कि सर ये एसिटिक एसिड पे नहीं पढ़ी थी, तो फॉर्मिक एसिड पे पढ़ी थी, पढ़ी जरूर थी अभिक्रिया, ये बात तो पहले से कंफर्म है। अभी एसिटिक एसिड को लेंगे और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसी धातु के ऑक्साइड से। अच्छा, धातु का ऑक्साइड भी क्रियाशील धातु का ही होना चाहिए, तो मैंने क्या कर रखा है, मैं एक धातु का ऑक्साइड लेता हूं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब सभी इस बात को देख के बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं क्या कि बेटा एक Na था वो CH3COO के साथ जुड़ता था। इस बार Na कितने हैं? 2, तो CH3COOH भी कितनी बार होना चाहिए? 2। ये CH3COO वाला पार्ट इस 2 Na के साथ जुड़ेगा, तो दोनों में 2 हो जाएगा कॉमन। जो बनेगा वो इस प्रकार से CH3COONA। और बेटा देखो बच क्या रहा है, 2H और 1O, तो इसको आप लिख सकते हैं नीचे H2O। अच्छा, कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, बता सकते हो? कहां गया? सोडियम एसीटेट। और भी अभिक्रिया उनको पढ़ेंगे इधर। धातु के ऑक्साइड से हो गई। एक अभिक्रिया और लिखना है, धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। क्यों, समझ में आ रहा है कि पहले पढ़े हो कि पहली बार पढ़े हो? यह बात पता चल पा रही कि पहले पढ़ा है कि पहली बार पढ़ा है? पहले पढ़ा है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलेगा। मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि पहली बार पढ़ा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा हो। तो भैया एसिटिक एसिड ले लिया जाए। कह रहा था कि धातु के कार्बोनेट से, तो भैया धातु के कार्बोनेट में से किसी एक कार्बोनेट को ले लो। या सोडियम बहुत बार ले चुके, इस बार हमारे हिसाब से तो चेंज कर लेना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट भी देखो किस प्रकार से 2 मॉलिक्यूल कर लेंगे। याद करो पुरानी बात, H2 है ना, 2H किससे विक्रिया करेंगे? CO3 से। तो क्या बनेगा? H2CO3। वो तो लिखना नहीं है, लिखना क्या है भैया? लिखना है H2O और CO2। तो मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बच रहा है इधर CH3COO होल ट्वाइस, और लास्ट में क्या बच रहा है? Ca। कोई पूछेगा नाम क्या है इसका? कैल्शियम, और एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए एसीटेट। एक और अभिक्रिया जो पढ़ चुके हैं हम लोग, धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। देखो इसको, धातु का बाइकार्बोनेट तो बिल्कुल आसान है। एसिटिक एसिड को ले लीजिए सबसे पहले तो, और कहेगा धातु के बाइकार्बोनेट से धातु का बाइकार्बोनेट है NaHCO। बेटा वैसे बिल्कुल आसान है, देखो तरीका क्या कहता है, CH3COO को अभिक्रिया करना चाहिए Na से।
समझ पा रहे हैं ना इस बात को। CH3COO किससे विक्रिया करेगा? Na से। CH3COO Na। मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बच रहा है? तो बेटा H और H, ये तो H2 बना रहा है और साथ में CO3 है, तो मैं फिर से समझ गया H2O प्लस CO2, क्योंकि H2CO3 तो लिखना ही नहीं है, उसकी जगह पे H2 प्लस CO2 इस प्रकार से लिखाइएगा। एक और अभिक्रिया, फिर वही पुरानी अभिक्रिया याद है, एस्टरीकरण। मैं कह रहा था एस्टरीकरण में से इसी अभिक्रिया से कहते हैं सेंटों का निर्माण होता है, देखते। और एस्टरीकरण में आपने ये भी सीखा था, एस्टरीकरण में आपके पास होना चाहिए एसिड, और एस्टरीकरण में दूसरा केमिकल आपके पास होना चाहिए एल्कोहल। तो एसिड में मैंने ले रखा है एसिटिक एसिड और एल्कोहल में मैंने लिख रखा है एथिल एल्कोहल। सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों की उपस्थिति में आप इसे गर्म करोगे। गर्म करने पर होगा क्या? देखो H किससे विक्रिया कर लेगा? OH से। जल को जगह बचेगी तो लिखेंगे, नहीं बचेगी नहीं लिखेंगे। जल बन गया, मेरे पास बचा क्या? CH3COO और यहां C2H5, CH3COO C2H5। चलो बच गई जगह, जल लिख लेते हैं। इसका नाम जानते हो क्या है? देखो ऐसे पढ़ोगे, इस सूत्र को दो भागों में पढ़ा जाता है। पहले उतना भाग C2H5, बाद वाले भाग को पहले एथिल, और पहले वाले भाग को बाद में। बेटा एसिटिक अम्ल से टूटा हुआ भाग है, इसलिए इसका नाम है एसीटेट। समझ पा रहे हो? पढ़ने का तरीका जो है, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, याद रखने लायक बहुत अच्छी बात है। ये पदार्थ फलों के जैसी गंध देता है, फलों के जैसी गंध। अरे टोटली मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पदार्थ अच्छी महक देता है, और इससे ज्यादा कुछ कहने का अर्थ मेरा है नहीं। अरे यार ये बात सोचो, अगर अच्छी महक ना दे तो क्या इससे कृत्रिम सेंट बनाया जाएगा? ये बहुत भयंकर खतरनाक महकता हो, बिल्कुल भी अच्छा ना महके तो सेंट भी तो नहीं बनेगा। फिर कहो बच्चा कह दे कि इस लोगों को भगाने के लिए सेंट बनाया जाएगा। हाँ ठीक है, एक अभिक्रिया और भी पढ़े होगे, ये तो उसका रिवीजन है, नाम सुनते ही शायद कुछ बातें याद आ जाएं। निर्जलीकरण। और मैं बोल क्या रहा था, क्लास 10th में जो है वो एस्टरीकरण और निर्जलीकरण का बहुत बड़ा क्रेज है, समझ लो। बहुत पूछी जाने वाली विक्रियाएं हैं, और अपने भी यहाँ भी बहुत पूछी जाती है विक्रिया कि निर्जलीकरण क्या होता है। कहता है एस्टरीकरण पे टिप्पणी लिखो या निर्जलीकरण पे टिप्पणी लिखो। एस्टरीकरण पे कहेगा तो आप बताओगे किसी अम्ल को, कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों के साथ मिलाकर गर्म करने पर फलों के जैसी गंध वाला ईस्टर प्राप्त होता है। निर्जलीकरण में कहेगा तो भैया देखो क्या लिख कर क्या होगे। सबसे पहले एसिटिक अम्ल, फिर उसके बाद एक और एसिटिक अम्ल, और फिर इसके बाद P2O5 की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हम इसको गर्म करेंगे। अच्छा, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये भी एक ऐसा पदार्थ है जो जल को अलग करता है, और जल को अगर अलग करेगा जानते हो कैसे? HOH को लेके अलग हो जाएगा। चलो मैं यहां लिख देता हूं पीछे। अब मैं देख रहा हूं मेरे पास बच क्या रहा है, लिखने का तरीका थोड़ा सा समझो। CH3CO नीचे और CH3CO ऊपर, एक और O एक्स्ट्रा। इसका मतलब मेरे पास बच रहा है CH3CO तो 2 बार बच रहा है, एक O और एक्स्ट्रा बच रहा है।
तो ये लो भैया वो एक्स्ट्रा वाला हो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कोई पूछेगा इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटिक। हाँ बिल्कुल सही है, एसीटिक एन हाइड्राइड। एक काम करो बेटा, इसको नोट करो फिर जल्दी से। अभी भी कुछ रासायनिक गुण है जिनको यहां लिखा जाए पहले। एसीटिक अम्ल CH3COOH, अभिक्रिया बेटा होनी किससे, PCl5 से। और देखो PCl5 को अगर थोड़ी सी भी चीजें याद है, इस बात को ध्यान दोगे, कुछ याद आ रही डिजाइन भैया याद कर लो। PCl5 में एक Cl लेफ्ट पर, एक बिल्कुल राइट पर, और बचा हुआ PCl3 कहाँ लगा दिया जाएगा, बीच में। अच्छा इधर की ओर क्या बना सबसे लास्ट में, CH3COCl, बीच में क्या बन गया, POCl3, लास्ट में क्या बना, HCl। इसका नाम जानते हो क्या है, एक तो नाम इसका एसिटिल क्लोराइड है और एक नाम इसका और है इथेनोइल क्लोराइड। तो नाम इसका भी लिख लेंगे इथेनोइल क्लोराइड। एक अभिक्रिया और है PCl3 से क्रिया। इस बात पर थोड़ा सा अलग से ही ध्यान देना बेटा कि अभिक्रिया PCl5 से कहा जाए तो कैसे करवाना है और PCl3 से कहा जाए तो कैसे करवाना है। पता लगा एक ही जैसे पदार्थ देख लिए, हो गया अभिक्रिया, कह दो अब तो ठीक है, जबकि अभिक्रिया को कराने का तरीका तो बिल्कुल ही अलग है। देखो CH3COOH, 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 इसकी अभिक्रिया हो रही है PCl3 से। देखो अभिक्रिया का तरीका भैया वही है, तीनों H तीनों Cl के साथ अभिक्रिया कर लेंगे। ये देखो ब्रैकेट वाला पदार्थ ब्रैकेट वाले से अभिक्रिया करेगा, तीनों H तीनों Cl से अभिक्रिया करेंगे। पहला पदार्थ 3HCl। अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या क्या, बस इसको देख लेते हैं। तो बेटा मेरे पास CH3COO 3 बार है और मेरे पास P भी 1 बार है। तो मैं इसको देखो ऐसे लिखूंगा, CH3COO का होल थ्राइज P। कोई पूछेगा नाम इसका क्या है, भैया इसका नाम है फॉस्फोरस और इस ग्रुप का नाम है एसीटेट। फॉस्फोरस एसीटेट। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं और अगली रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ते हैं। HVZ अभिक्रिया। या इसी HVZ अभिक्रिया का एक और नाम है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की। हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की अभिक्रिया। नाम वाली अभिक्रिया और नाम वाली अभिक्रिया अक्सर फेमस होती हैं। H का मतलब हेल, V का मतलब वोल्हार्ड, Z का अर्थ है जेलिंस्की अभिक्रिया। तो HVZ अभिक्रिया की भी डिमांड करेगा भैया, एक ही अभिक्रिया है। कैसे करोगे, आपके पास CH3COOH है, आप इसकी अभिक्रिया करवाओगे 3Cl2 से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या रहेगा कि 3H 3Cl के साथ अभिक्रिया कर लेंगे
और बनाकर तैयार करेंगे 3HCl। मैं क्या सोचता हूं, इस ये तीनों H की जगह तो खाली हो गई, क्यों? तीनों HCl के साथ चले गए, तो बचे हुए जो 3 Cl है उनको उन H की जगह पर रख दो, CCl3COOH। इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटेट। अच्छा, ट्राइक्लोरो एसीटेट इसलिए भी नाम पड़ा इसका ट्राइक्लोरो एसीटेट नहीं बेटा, इसको थोड़ा सही करो, एसीटिक एसिड। क्यों एसीटेट नहीं लिखेंगे? क्योंकि बेटा H हटाया भी नहीं गया है। H जब तक है तो भैया एसिडिक प्रॉपर्टी इसमें विद्यमान है, और एसिडिक नेचर है तो एसिड ही नाम के लास्ट में लगा लीजिए, वही ज्यादा बेटर रहेगा। एक और अभिक्रिया, क्या कितनी अभिक्रियाएं हैं? अभी तो फेमस अभिक्रियाएं चालू हुई हैं। स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड, वो मेरे पास एस्टिक एसिड के फॉर्म में है। मैं इसकी अभिक्रिया करवा दूंगा हाइड्रोजोइक एसिड से, और जानते हो तीर के निशान के ऊपर रह गया H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा अभिक्रिया कराओगे, देखो सबसे पहले तो इसका CO2 यहां से निकल गया, इसके बाद नाइट्रोजन गैस इससे अलग हो जाएगी। अब मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, तो CH3 के बाद एक N और 2 बचते हैं H, तो CH3NH2। कोई पूछेगा नाम क्या है इसका, मेथाइल या मेथिल, और NH2 के कारण एमीन, मेथिल एमीन इसको कहते हैं। तो बेटा ये रासायनिक गुण जो मुझे लगते हैं कि आपको इतने पढ़ लेने चाहिए थे। इसके बाद आ जाते हैं और पढ़ते हैं एसीटिक अम्ल का उपयोग क्या है। अब एसिटिक अम्ल के अगर उपयोग को देखें, देखो क्या क्या उपयोग लिखते हैं। पहला नंबर, अचार में, चार में नहीं, अचार में। जानते हो अचार? अब ऐसा मत कह देना कि देखा ही नहीं कभी अभी तक। अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में, बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी इसी से बनाए जाते हैं। बहुत लोग तो खाना बनाते समय भी एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। चाउमीन देखा है तुम लोगों ने बनते हुए, उसमें विनेगर का प्रयोग करते हैं। हाँ, सफेद पानी जैसा होता है, सफेद उसको नहीं कहते बेटा, उसको कहते हैं रंगहीन। समझ पा रहे हो? तो जो जैसे पानी का कलर कोई पूछेगा तो क्या सफेद बताते हो क्या? नहीं, ये कौन सा कलर है? रंगहीन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। खाद्य पदार्थों के निर्माण में एक नंबर पर और चलेंगे, प्रयोगशाला में। अच्छा, ये तो सब में लिख दे सकते हो आप, जितने भी केमिकल आपने पढ़े ये वाला नंबर सब में लिखा जा सकता है। प्रयोगशाला में काहे के रूप में? अभिकर्मक। ये वाला तो सबके लिए ठीक है, अभिकर्मक के रूप में। विलायक के रूप में। क्या विलायक का अर्थ समझ पा रहे हो? विलायक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें हम बहुत सारे अन्य पदार्थों को उसमें घोल सकें। तो एसिटिक अम्ल भी एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसमें बहुत सारे पदार्थों को घोला जा सकता है। नेक्स्ट नंबर, पांचवा नंबर है, चलो, एसीटेट
लवण के निर्माण में। अगर आपको किसी भी धातु का एसीटेट लवण बनाना है तो आप इससे बना सकते हो, एसिटिक अम्ल से। एक और नंबर बेटा याद रखेंगे, कृत्रिम, हाँ सेंट, सेंट ना लिखना चाहो, हाँ सुगंधियां, कृत्रिम सुगंधियों के निर्माण में। तो आप इतने यूज, आप इसको इतने यूज लिखने की जरूरत भी नहीं आती परीक्षाओं में। आपसे जितने उपयोग कहे, नॉर्मल बात तो ये है कि अगर 2 उपयोग कहे तो 2 ही लिख के आना भी, और 4 कह दे तो 4 लिख कर आ जाना। बेटा मात्राओं को इतना बिल्कुल मन से मत देखो, इसको चलने दो बस। तो और तो ये कहीं गड़बड़ी नहीं है ना, ठीक है। बाकी चलो, लेकिन इसमें से लास्ट में एक बात आपको पक्का पता होना चाहिए। जैसे फॉर्मिक एसिड में आपको पता था कि फॉर्मिक एसिड की पहचान कैसे की जाए, आपको एसिटिक अम्ल में भी पता होना चाहिए कि आप एसिटिक अम्ल को देखते ही या उसमें अभिक्रिया करते ही आप एसिटिक अम्ल की पहचान कैसे करोगे। क्योंकि भैया एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल में डिफरेंस अगर पूछने का आप समझ ही नहीं पाओगे देखकर। आपके सामने टेस्ट ट्यूब में एसिटिक अम्ल भर के दे देगा तो नॉर्मल सी बात है कि एसिटिक अम्ल ऐसा होता है पानी जैसा देखने में लगता है, व्यक्ति को समझना कठिन हो जाएगा केवल देखकर कि ये कौन सा केमिकल है। तो इस बात को भी पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, और बिल्कुल क्या मैं तो कहता हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप कोई कार्बनिक यौगिक पढ़ें आपको यह पता हो उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो आप चाहे तो पहचान लिख सकते हैं, और या फिर आप लिख सकते हो परीक्षण। मेरे पास कुछ पहचान या परीक्षण है एसिटिक एसिड के लिए, उनको यहां लिखेंगे। जैसे पहले नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगर आपके पास एसिटिक एसिड है तो पहला ही नंबर ये है कि अगर आप उस पर नीले लिटमस को डालोगे वो लाल कर देगा। अब ये लिटमस चाहे पेपर के रूप में हो चाहे सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, क्योंकि लिटमस भी 2 प्रकार का आता है, एक विलयन के रूप में, घोल के रूप में, और दूसरा पेपर के रूप में। दोनों का ही इफेक्ट यही होगा, नीले लिटमस को कैसा कर देगा, लाल कर देगा। दूसरा आज भैया पूरी गलतियां हो जाएंगी एक साथ ना। सिरके जैसी गंध देता। अब बेटा ये मत पूछ लेना कि सिरके जैसी गंध, मतलब सिरके जैसी गंध क्या होती है, सिरका तुमने सूंघा है, वैसी ही बिल्कुल महक देता है एसिटिक एसिड। कोई भी डिफरेंस नहीं है सिरके की गंध में और एसिटिक एसिड। अब कोई बच्चा ऐसा भी सोच सकता है क्या सिरका एसिटिक एसिड नहीं है? ध्यान रखो, सिरका जो आपके यहां रखा है वो एसिटिक एसिड नहीं है, बल्कि सिरके में जो 7 से 10% पदार्थ है वो एसिटिक एसिड है। 93-90% क्या उसमें जल और अदर इंप्योरिटी है, यह भी ध्यान रखना। सिरका एसिटिक एसिड नहीं है, सिरके में जो केमिकल पाया गया है वो एसिटिक एसिड है। बाकी सिरके में तो और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जल भी है, अदर इंप्योरिटी भी है। तो आप ये मत कहें कि सिरका आपके यहां रखा है तो वो एसिटिक एसिड है। हाँ, उस सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, मैं ये मानता हूं, लेकिन एसिटिक एसिड की मात्रा 7 से 10% है। प्योर एसिटिक एसिड अगर लिया जाए तो त्वचा को जला देता है। अब सोचो आपके यहां जो सिरका रखा है क्या ये त्वचा को जलाता है? बिल्कुल भी नहीं जलाता है। आप अचार के रूप में इसे खा भी लेते हो। प्योर एसिटिक एसिड अगर आ जाएगा 100% तो आप उसमें उंगली जैसे ही डुबाओगे आप इस बात को देखोगे कि वो उंगली को, त्वचा को क्या कर देगा, जला देगा। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, सिरका जो आपके यहां है उसमें 7 से 10% एसिटिक एसिड पाया जाता है। एक और बात को याद रखेंगे, और वो बात देखो मैंने अच्छा विक्रिया मिटा दी है।
इसे एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब जानते हो, एथिल एल्कोहल तथा कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिलाकर गर्म करने पर फलों के जैसी गंध आती है, फलों के जैसी गंध आती है। तो इतने बेटा कितने हो गए, मेरे ख्याल से 3 है ना। हाँ, लेकिन ध्यान रखो तीसरा वाले का, तीसरे वाले की अभिक्रिया भी डिमांड में रहती है। तो अगर आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं तो क्या सोचता हूँ, एस्टिक अम्ल के पहचान करने के लिए ज़्यादातर आप ये रीजन दे करके आए, और इस रीजन को लिखें ही, ऐसा ही केवल ना लिखें बल्कि इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी लिखें। अब कहोगे सर ये अभिक्रिया कहाँ है, तो तुम्हें याद होगा अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने यहाँ लिखी थी, तो वो रासायनिक अभिक्रिया भी इसके साथ आप लिख कर आए। पहचान को तब अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया एसिटिक एसिड, इसको नोट कर लीजिए फिर।